नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। बात करेंगे एडिटिंग की और सॉफ्टवेयर अपडेट की, और वो सॉफ्टवेयर है FCP 11। देखिए, FCP 11 आ चुका है और इसी हफ्ते लॉन्च किया है। FCP 10 के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस में बहुत सारी एडिटिंग के जो टिप्स हैं वो मैंने बताए हैं, लेकिन आज मैं बताने जा रहा हूँ कि FCP 11 में वो क्या चीज़ है जिसे सबको जानना चाहिए। इससे पहले कि FCP 11 के डिफरेंट फीचर्स के बारे में मैं बात करूं, मैं बताऊंगा FCP का एक शॉर्ट हिस्ट्री। देखिए, मैं इसे 2002 से तकरीबन यूज़ कर रहा हूं, जिस समय FCP 4 आया था अप्रैल 2002। उसके ठीक 2 साल या नहीं 3 साल बाद 2005 में आया FCP 5। फिर आया 2007 जिसमें FCP 6 इन्होंने लॉन्च किया। यानी हर 2 साल 3 साल के बाद इनका नया वर्जन आने लगा। उसके छोटे वर्जन नहीं, उसके बीच में तो 4.5, 4.6 इस तरह से, या 5.5, 5.6 इस तरह से आता गया। लेकिन 5 के बाद 6 आया 2007 में, और उसके 2 साल बाद तकरीबन 2009 में आया FCP 7, जो आज तक सबसे ज़्यादा लोकप्रिय सॉफ्टवेयर है एडिटिंग की दुनिया में। आज भी लोग, उस समय के जो भी लोग थे 2007 में जिन्होंने सीखा, वो आज भी FCP 7 पर काम करना, एडिटिंग करना पसंद करते हैं, और बड़ी फिल्में FCP 7 पर आज भी एडिटिंग हो रही है उस पर। और उसके बाद जून 2011 में लॉन्च हुआ FCP 10। देखिए, ये एकदम अलग इंटरफेस लेकर आया। जो इंटरफेस 4, 5, 6, 7 में था उससे डिफरेंट। 8 नहीं आया, 9 नहीं आया, सीधे 10 लॉन्च किया गया। और FCP X सबसे एडवांस सॉफ्टवेयर माना जा रहा था एडिटिंग के लिए उस समय। कई लोग उस पर स्विच नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो का इंटरफेस अलग था। उसको करने में, उसमें एडिट करने में लोगों को कठिनाई हो रही थी, और वास्तव में कुछ बग्स ऐसे थे जिस पर प्रोफेशनल एडिटिंग नहीं हो पा रही थी उसमें, जिसका कारण था कि उसका दूसरे जो सॉफ्टवेयर हैं उसके साथ उसका लिंकिंग नहीं हो पा रहा था प्रॉपर ढंग से। तो जिस वजह से बहुत सारे प्रोफेशनल एडिटर अभी भी 7 में ही काम करना उचित समझ रहे थे। लेकिन जो इंडी फिल्म मेकर्स हैं, जो छोटे वीडियोस बनाते हैं, ऐड बनाते हैं, या और भी है जो जिसके संख्या बहुत ज़्यादा है मास में, उनको ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगा। मैं भी जब FCP 7 से 10 में मूव हुआ तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं 7 से 10 में क्यों जाऊँ। 7 में हर चीज़ है, हर फैसिलिटी है। 10 में सिंगल विंडो पर मैं काम क्यों करूँ। हाँ, उसमें भी आप 2 विंडो ले सकते हैं, लेकिन FCP 7 में प्रॉपर जैसे एडिटिंग टूल्स होता है, एक लेफ्ट में, एक राइट में, एक आपको प्रीव्यू के लिए होता है, और एक जो आप फुटेज देख रहे हैं उसके लिए विंडोज़ दिया जा रहा है। यानी दोनों विंडोज़ पर आप काम कर रहे हैं, लेकिन FCP 10 में सिंगल विंडो में दोनों काम करना पड़ता है। तो मुझे भी अटपटा लगा। उसके जो टूल्स हैं डिफरेंट जगह पर थे, तो 7 पर जिसका हाथ बैठा हुआ था वो 10 में नहीं जा पा रहे थे। मुझे भी तकलीफ हुआ। लेकिन जब 10 में हमने क्रोमा किया, 10 में इफेक्ट लगाए, उसके डिफरेंट फिल्टर्स का यूज़ किया, ट्रांजिशन देखा, तो लगा कि यार इसके अंदर जो चीज़ है वो किसी में नहीं है। और उस पर जब हाथ बैठ गया, और एक चीज़ मैं बता दूं, किसी भी सॉफ्टवेयर से जब आप FCP 10 पर आएंगे तो आपको एक अलग एक्सपीरियंस होता है। तो वो एक्सपीरियंस होने लगा, और ये एक्सपीरियंस सिर्फ मुझे ही नहीं, बहुत सारे लोगों को हुआ, जिस वजह से तकरीबन 13 साल 4 महीने और 23 दिन बाद FCP ने अपना अगला वर्जन लॉन्च किया, FCP 11। यानी इतने दिनों बाद, जबकि हर 2 साल 3 साल बाद इनका नया वर्जन आता था, लेकिन इस समय आया लगभग 13 साल बाद, 13.5 साल बाद। क्या कारण था, और नवंबर में ही क्यों, जबकि इसको लॉन्च करना था 2025 के अप्रैल मई के बीच में। तो नवंबर में क्यों करना पड़ा? इसके 2 वजह है। पहला है एडोब प्रीमियर प्रो। देखिए, एडोब प्रीमियर प्रो इस समय बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जब से उसमें AI के कुछ फीचर्स डाल दिया गया है, और उसके जो पहले के बग्स थे, कुछ कमियां थी, जैसे रेंडर होने में देर होना, या उसका क्रोमा का अच्छा ना होना, उन चीज़ों में काफ़ी वर्क किया इसने, एडोब प्रीमियर प्रो ने, और लोगों को पसंद आने लगा। एडोब प्रीमियर प्रो मैक में भी चलता है और विंडोज़ में भी चलता है, जिसके कारण इसके जो कस्टमर हो गए ज़्यादा हो गए, इसके यूज़र ज़्यादा हो गए, और ये काफ़ी तेज़ी से FCP को पछाड़ते हुए आगे बढ़ रहा था। तो FCP को ज़रूरत थी एक नए मोशन की, एक नए मूवमेंट की, एक कुछ नए फीचर्स के साथ। सिर्फ FCP X का वर्जन यानी X पॉइंट यानी 10.2, 10.3, 4, 5 करके जो आ रहा था, इससे काम नहीं चल पा रहा था। इसको एक ज़बरदस्त चेंजेस की ज़रूरत थी।
और दूसरा वजह है द विंची रिजॉल्व। रिजॉल्व में कलर ग्रेडिंग तो हो ही रहा था, कलर करेक्शन, कलर ग्रेडिंग का ज़बरदस्त काम हो रहा था। एक तरह से ये सबके लिए एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर है जिस पर आप कलर कर सकते हैं। लोग देखने लगे कि भाई कलर करने के साथ साथ इस पर हम एडिटिंग भी कर सकते हैं। हम किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पर एडिटिंग करके उसका XML फाइल ला करके कन्फर्मेशन क्यों करें, मैं इसी पर एडिटिंग क्यों ना करूं। तो लोग इस पर एडिटिंग भी, जो कट टू कट एडिटिंग होता है सीरियल का, फिल्म का या शॉर्ट फिल्म का, वो बेहतरीन ढंग से होता है। तो उसी पर सीधे एडिटिंग करते थे, उसी पर कलर करते थे और एक्सपोर्ट करके रेंडर करके आउटपुट निकाल लेते थे। तो वो भी FCP को ज़बरदस्त टक्कर दे रहा था। तो इन दोनों के लिए FCP को कुछ सोचना था। तो FCPX एप्पल का प्रोडक्ट है, तो डेफिनेटली इनका जो इंजीनियरिंग है, इनके जो सोच है, इनका जो डेवलपमेंट है, इनकी जो टेक्नोलॉजी है, काफ़ी आगे। तो उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ लेकर के लोगों के सामने इसे रखा FCP 11 के रूप में कि लोगों को पसंद आने लगे कि भाई इसके ये फीचर्स में तो बहुत दम है। ऐसा कोई फीचर्स नहीं है जो इससे पहले नहीं आया हो, लेकिन एक साथ एक एडिटिंग, प्रोफेशनल एडिटिंग टूल्स में इस तरह का फीचर्स कहीं नहीं है। अब आते हैं फीचर्स के बारे में। पहला है मैग्नेटिक मास्क, जिसमें किसी पीपल, ऑब्जेक्ट या किसी भी तरह के सब्जेक्ट को अलग से हम मास्क करते हैं। मास्किंग के लिए फ्रेम वाइज, अगर वीडियो है तो मास्किंग के लिए फ्रेम वाइज हम रोटो करते हैं। या कुछ AI टूल्स आ चुके थे पहले जो कुछ हद तक मास्किंग करने में, ऑटो मास्किंग करने में सहायक होते थे, लेकिन कंप्लीट रूप से नहीं, जिसमें दौड़ता धूपता या मेरा हाथ चल रहा है और इस तरह का मास्किंग हम बैकग्राउंड के साथ निकालें। और किसी प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर में ये मुश्किल था। हाँ, कैपकट वगैरह में आ चुका है, लेकिन वो बेसिक सॉफ्टवेयर है, प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इस सॉफ्टवेयर में इन्होंने दिया मैग्नेटिक मास्क, जिसमें आप किसी भी सब्जेक्ट को, रनिंग सब्जेक्ट को भी आप पॉइंट आउट करके उसको मास्क कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, उसे फाइन ट्यून कर सकते हैं हर एक जगह पर। फाइन ट्यूनिंग के लिए बेहतरीन टूल दिया हुआ है। आप फाइन ट्यून करके किसी भी सब्जेक्ट को आइसोलेट कर सकते हैं, यानी बैकग्राउंड से अलग कर सकते हैं। अगर आपने किसी सब्जेक्ट को आइसोलेट कर दिया पूरे वीडियो में, तो उसे आप अलग लेयर पर ले जा सकते हैं। और सोच लीजिए कि अलग लेयर पर अगर आप आइसोलेटेड किसी सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को ले आ रहे हैं, तो उस पर आप क्या नहीं कर सकते। दूसरा इसका जो खासियत हमें लगा AI का, जो नया इंट्रोड्यूस किया है, वो है ट्रांसक्राइब टू कैप्शंस। देखिए, हर एक को सबटाइटल की ज़रूरत होती है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर नीचे लिखा हुआ आ जाए, जैसे मैं बोल रहा हूँ हिंदी में, इंग्लिश में, तो कितना अच्छा होता है। हर एक, आप वेब सीरीज़ देख रहे होंगे, फिल्म देख रहे हैं, तो हर जगह पर आपको सबटाइटल मिलता है। और सबटाइटल बनाना काफ़ी कठिन होता है, ऑटोमेटिक नहीं होता है। हाँ, ये भी कोई नई चीज़ नहीं है। यूट्यूब पर आप देखते होंगे कि सबटाइटल आप किसी भी भाषा में ऑन कर सकते हैं और ऑन करके उसे आप देख सकते हैं। लेकिन एडिटिंग में, प्रोफेशनल एडिटिंग में कोई इस तरह का नहीं था जितना ईजिली ये करता है कम समय में। इसमें भी आप आधे घंटे का जो वीडियो है उसको मात्र कुछ मिनट के अंदर आप सबटाइटल के साथ जोड़ सकते हैं और लगभग वो करेक्ट होता है। और हाँ, उसमें अगर मैनुअली कुछ करेक्शन करना है वो भी संभव है। तो ये दोनों ही जो इसके फीचर है हमें अच्छा लगा, और ये फीचर आपको भी काम आएंगे अगर आप इस पर काम करते हैं तो। अन्य फीचर्स में पहला है स्मार्ट कन्फर्म। इसे आप सोशल मीडिया फ्रेंडली फीचर भी कह सकते हैं, यानी आप किसी भी वीडियो को स्क्वायर में, वर्टिकल, हॉरिजेंटल तुरंत एक क्लिक पर कर सकते हैं। और ये ज़रूरी है क्योंकि सोशल मीडिया के ज़माने में इस तरह का फीचर होना बहुत ज़रूरत पड़ती है हर एक को। दूसरा है एनहेंस लाइट एंड कलर। देखिए, ये ऑटोमेटिकली इम्प्रूव करता है लाइट और कलर को। हर वीडियो के लिए ज़रूरी हो गया है कि चाहे वो लॉग वीडियो हो या रॉ वीडियो हो, आपको कलर करना ज़रूरत पड़ता है। तो उसे ये ऑटोमेटिकली बढ़िया से एनहेंस करके दे सकता है। यानी अगर आपके पास समय नहीं है कि अलग अलग ढंग से कलर करें, तो इसका AI ऑटोमेटिकली इसके कलर को, इसके लाइट को बैलेंस करता है। थर्ड है स्मूथ स्लोमो। देखिए, स्लो मोशन की ज़रूरत सबको पड़ती है कहीं ना कहीं। अगर आपने कैमरे से स्लो मोशन की शूटिंग नहीं की है तो आप एडिटिंग पर स्लो मोशन करते हैं, और एडिटिंग पर जब आप स्लो मोशन करते हैं, रैम्प करते हैं, तो उस समय दो दिक्कतें मेनली आती है। एक तो उसके जो गति है वो थोड़ा रुक रुक के आता है, और देखकर वो स्टॉप ब्लॉक में शूट किया हुआ, जैसे बहुत सारे स्टील को आप देख रहे हैं, ऐसा लगता है अगर काफ़ी ज़्यादा स्लो कर दिया है तो ये क्यों होता है? क्योंकि उसके फ्रेम के बीच में उचित ब्लेंडिंग नहीं होता है। लेकिन अब FCP 11 में काफ़ी हद तक, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि जितना कि कैमरा स्लो मोशन करता है उतना तो नहीं, लेकिन फिर भी उसके काफ़ी नज़दीक तक स्लो मोशन आपको मिलेगा, काफ़ी स्मूथ स्लो मोशन आपको मिलेगा। और चौथा है वॉइस आइसोलेशन। देखिए, वॉइस आइसोलेशन का मतलब होता है जब आपका कोई मेन वॉइस आइसोलेट होकर अलग हो जाए। ठीक उसी तरह से जैसे आप वीडियो में
मैग्नेटिक मास्क के जरिए किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को आइसोलेट कर रहे थे, उसी तरह से अगर किसी वॉइस के अंदर, किसी साउंड के अंदर मेन वॉइस को आपने आइसोलेट कर दिया, तो बाकी जो वॉइस हैं, जो बैकग्राउंड वॉइस हैं, जो नॉइजी वॉइस हैं, उसको आप इन्हेंस कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। यानी आपको एक बेहतरीन वॉइस आपको मिल सकता है जो कि क्लियर हो आइसोलेशन करने के बाद। वैसे इस तरह के नॉइज़ रिडक्शन बहुत सारे सॉफ्टवेयर में FCP 10 में भी है, लेकिन इसमें कुछ बेहतर दिया है, जिसकी वजह से आपकी ऑडियो लाइव अगर शूट कर रहे हैं कहीं पर भी फील्ड में जा कर के, तो फील्ड में भी आपको बेहतरीन साउंड मिल सकता है अगर आप एडिटिंग में इसका यूज़ करते हैं तो। और नेक्स्ट है स्पेशल वीडियो एडिटिंग फॉर एप्पल विज़न प्रो। देखिए यहाँ मैं एप्पल विज़न प्रो इधर दिखा रहा हूँ। एप्पल विज़न प्रो के लिए अगर आप कुछ एडिट करना चाहते हैं जिसमें आपको 3D इफेक्ट मिलता है, क्योंकि लेफ़्ट और राइट दोनों आइज़ के लिए अलग अलग विज़न मिलता है जो आपको 3D का इफेक्ट देता है और बेहतरीन देता है। तो एप्पल विज़न प्रो के लिए अगर आपको एडिटिंग करना है तो इसके स्पेशल सेक्शन में जाएंगे, स्पेशल एडिटिंग सेक्शन में। वहाँ पर अगर आप एडिटिंग करते हैं तो लेफ़्ट और राइट के लिए अलग अलग आप एडिट कर सकते हैं, और उसका जब रेंडर करके आउटपुट देंगे तो आप एप्पल विज़न प्रो में इसे आप आसानी से रन कर सकते हैं। देखिए iPhone 15, 16 में इस तरह का दिया गया है फैसिलिटी जिसमें कि आप रिकॉर्ड कर सकें। एप्पल विज़न प्रो के लिए कैनन में भी कैमरा आ चुका है जिसके ज़रिए आप 3D रिकॉर्ड कर सकते हैं, और एप्पल विज़न प्रो के लिए एडिट करके इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप बेहतरीन आउटपुट दे सकते हैं, और ये आपको डेफिनेटली अलग एक स्टेज पर ले जाएगा जहां आपका जो इनकम है वो बढ़ सकती है। अब बात करते हैं कंक्लूज़न की। तो FCP 11 गेम चेंजिंग सॉफ्टवेयर बन सकता है, और इसकी वजह से डेफिनेटली FCP की तरफ लोगों का रुझान फिर से आएगा। और आने का एक वजह और है कि यह फ़िलहाल आपको 3 महीने के लिए फ्री में मिल रहा है, यानी आप फ्री ट्रायल कर सकते हैं। फुल वर्जन यानी पूरी ताकत के साथ इसे आप ट्रायल कर सकते हैं, और अगर आपको पसंद आया तो इसे आप परचेज़ कर सकते हैं। और परचेज़ करने की क्या ज़रूरत है, 3 महीने बाद दूसरे ईमेल आईडी से फिर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं फ़िलहाल, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप ऐसा करें और मैक्सिमम कंप्यूटर में FCP 11 हो जाए। और इसकी आदत अगर आपको पड़ जाए तो डेफिनेटली आप दूसरे सॉफ्टवेयर में नहीं जाएंगे। तो मैक्सिमम लोगों को रीच कराने के लिए इस तरह का ऑफ़र दिया गया है। इस ऑफ़र का आप भी लाभ उठा सकते हैं। हाँ, इसके लिए आपके पास मैक कंप्यूटर होना चाहिए और लेटेस्ट वर्जन का OS उसमें होना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा निश्चित तौर पर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ही, और अपना प्यार देते रहेंगे। नमस्कार। हाय, आई एम प्रियंका। 12th के बाद मेरे छोटे भाई ने सोचा कि IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, बैंक, रेलवे एग्जाम क्रैक करने का, और उसने कोचिंग क्लासेस में भी एडमिशन ले लिया। मैंने उससे पूछा, तुझे पता भी है इसका सक्सेस रेट बस 2 से 3% ही है, तूने कुछ प्लान भी सोचा है कि नहीं? उसने कहा प्लान बी। फिर मैंने उसे फिल्म मेकर बनने का सजेशन दिया, और उसमें मेरी मदद की डिजिफिल्मिंग ने। यस, डिजिफिल्मिंग ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कंप्लीट फिल्म मेकिंग की नॉलेज मिलती है, और इसका ऑनलाइन फिल्म मेकिंग कोच आपको हिम्मत देता है। और इसका 7 डेज का हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल वर्कशॉप आपके सपनों को ऊंची उड़ान देता है। और बस आज देखो, मेरा भाई बेस्ट फिल्म मेकर का अवार्ड लेने जा रहा है। इसीलिए कहती हूँ, लाइफ में हर एक का प्लान भी तो होना ही चाहिए। अभी दिए हुए नंबर पर संपर्क करें या लॉग इन करें www.digifilming.in। आपका है कोई प्लान भी?